Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We are here with another lesson. This is our lesson number 37 and this is our new chapter, chapter number 6, and today we have to discuss the first topic of this chapter, chapter number 6, and the topic is work done. So let's start discussion. हम कैसे assume कर सकते हैं कि work done हुआ? Work done से मुराद है काम. काम कब होगा? फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें से आपने खुद एज्यूम करना है कि किस में काम हुआ और किस में काम नहीं. स्टूडेंट, पहले आप ये देख लें, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने एक हाथ में बैग को उठाता हूँ या शोल्डर पर बैग पहनता हूँ और पहनने के बाद अपनी ही जगह पर खड़ा रहता हूँ, तो क्या इस वक्त बैग पर जो कि रेस्ट की हालत में मेरे शोल्डर पर मौजूद है, क्या इस पर वर्क डन होगा? सेकेंड केस ये है कि अब अगर मैं अपने बैग को शोल्डर पर पहन लूँ और पहनकर इसको साथ लेकर चलने लग जाऊँ और किसी दूसरे पॉइंट पर चले जाऊँ, तो क्या अब इस ऑब्जेक्ट पर वर्क होगा? तो इस तरह की डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इन दो एग्जांपल्स को शेयर करते हैं. आपने इन एग्जांपल्स को याद रखना है और इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपनी वर्क की डेफिनेशन से, ताकि हम अपने आंसर्स को अच्छे अंदाज से कंक्लूड कर सकें और फिर डिफरेंट कंडीशंस और स्टेट्स को शेयर कर सकें. सबसे पहले नंबर पे अगर हम अपनी वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टूडेंट वर्क हमें ये डिस्क्राइब करता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेसेस through some distance in the direction of applied force, and hence this is our definition. और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम 3 पॉइंट यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं आसानी के साथ, और जो 3 पॉइंट हम यहाँ पर अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंक्लूड करेंगे उन्हीं के मुताबिक हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट केसेस में वर्क डन हो रहा है. सबसे पहला केस ये है कि वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. सेकेंडली, दिस फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट and the displacement of object is always in the same direction of applied force. This is our third point. तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं. क्या क्या, दोबारा रिपीट करता हूँ. फोर्स अप्लाई होनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई करे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा टूवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फोर्स इस तरफ लगाता हूँ, मेरी फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की थी ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हुआ. सो इट्स मीन्स दैट कि हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं और वर्क डन हो गया. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला भी है, फार्मूला भी लिखते हैं. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसेस. दिस इज अ फार्मूला. वर्क एफ एंड डी, दिस डॉट इज ऑलवेज शो यू द वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. ये आप अपने फर्स्ट ईयर के टॉपिक में जाकर पढ़ेंगे कि डॉट इज अ स्केलर क्वांटिटी और क्रॉस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्टूडेंट, यहां पर जब इस प्रॉपर वर्क की बात की जाती है तो हम इसके केसेस को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3. केस नंबर 1 की अगर स्टूडेंट हम बात करें तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद है जिसका मास m है. सेम फॉर द सेकंड एंड सेम फॉर द थर्ड वन. नाउ लेट कंसीडर दिस पॉइंट एज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. यानी हर एक के लिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. नाउ लेट कंसीडर according to the first case, when we apply a force on an object of mass m in this direction horizontally as parallel to the
displacement of an object or parallel to the horizontal surface. Then this object covers some distance with respect to time as d over t with a speed and comes to the next position at point B. So now let's consider, when we apply a force on an object, object displaces and the displacement is in the direction of applied force. So it means that our three basic conditions for the work is satisfied. So then we can conclude that work is done. In a second case, when we apply a force on object in this direction, and what kind of the direction is, this is making a 90-degree angle. In this case, when we apply a force on the object of mass m, the object does not displace. यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा, और अगर डिस्प्लेस नहीं किया तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इट्स मीन्स वर्क इज नॉट डन. लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट, हमने फोर्स यहाँ लगाई और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहाँ से यहाँ तक आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप यहाँ पर देखें कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, थर्ड केस पर आ जाएं, थर्ड कंडीशन पर, कि क्या हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में है? नो. इट्स मीन्स दैट third condition is also not satisfied, so we can conclude that in this case work is not done. Let's come on to the third case. Student, in this case the object is placed horizontally on the surface and the object of mass m is tied up with a rope and a body or a person is just trying to keep in the direction of movement. So यहाँ पर आप ये एज्यूम कर लें कि बहुत ज़्यादा हैवी मैस था, सिंपल फोर्स अप्लाई करने से यहाँ से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस नहीं होना था. मैंने इसलिए क्या किया, किसी रोप के साथ इसके एक कॉर्नर को टाई अप करके इस तरह से शोल्डर पर पिक किया और फोर्स लगाकर आगे की तरफ मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब यहाँ पर देखें कि इस वक्त फोर्स की डायरेक्शन कुछ यहाँ पर है, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को उठाएं और ऑब्जेक्ट उठकर फौरन आपके शोल्डर पर आ जाए. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहता है, और इसी तरह से आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में मूव करके यहाँ पर आ जाता है. इज इट क्लियर? अब देखें यहाँ पर जैसे ही कि आपकी फोर्स जो है वो आपने एक स्पेसिफिक एंगल पर लगाई थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल थी, प्लेन में. अब इस केस में जब आपके पास एंगल आ जाएगा तो फिर आप अपनी फोर्स को कैसे कंक्लूड करेंगे? स्टूडेंट, इसके लिए याद रख लीजिएगा कि हम हमेशा क्या करेंगे, इसके लिए दो कंडीशंस बनाएंगे, और वो दो कंडीशंस तब हमारे पास स्टूडेंट बनती हैं व्हेन वी रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. एंड द फार्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज fx f cos थीटा and for the vertical component is Fy is equal to F sin थीटा. तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी फोर्स किस एंगल पर, किस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास स्टूडेंट हॉरिजॉन्टली है, और यहाँ पर आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल जो है वो, फॉर एग्जांपल कि अगर फोर्स के अकॉर्डिंग ये एंगल हम इसको 0 कंसीडर कर लें, इट इज़ स्मॉलर देन द 90 डिग्री एंगल. तो अगर ये एंगल इसकी तरह 90 डिग्री हो जाएगा तो आपके पास F cos 90 जो है वो 0 हो जाता है. और इसी तरह अगर आप इसके सेकंड केस पर आ जाएं, जो ये केस है, इसमें अगर आपके पास एंगल हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी और एंगल 1, आंसर 1 आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस केस में वर्क डन होगा, इस केस में वर्क डन नहीं होगा, और हॉरिजॉन्टल होने की वजह से हम ये वाली कंडीशंस इसकी यूज़ नहीं करते. तो ये 3 केसेस हैं जिनको आपने डायग्राम्स की मदद से अपनी एक्सप्लेनेशन जो है उसमें एक्सप्लेन करना है, इस वर्क की एक्सप्लेनेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. कि आप पहले बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर हम हॉरिजॉन्टली, यानी कि इस कंडीशन को हम नाम दे सकते हैं पैरेलल का, इसको हम नाम दे सकते हैं परपेंडिकुलर का, और एट सम एंगल.
तो स्टूडेंट आप इन 3 केसेस को अच्छे तरीके से डिफाइन कर दीजिएगा, तो फिर आपके पास आपका जो वर्क डन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके लिए आपके पास हेडिंग्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट आपको डिफाइन करना है वर्क, एक्सप्लेनेशन में जाएंगे क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट आपके पास इसकी डायग्राम होगी, आप थोड़ी सी डिटेल मेंशन करेंगे और इसी तरह फिर आप इसका यूनिट मेंशन करेंगे, तो ये आपके पास आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूनिट तो हमने डिस्कस किए ही नहीं, सो चलें डिस्कस करते हैं अपने यूनिट्स को। स्टूडेंट जब हम बात करते हैं यूनिट्स की, वर्क डन के जब यूनिट की स्टूडेंट बात की जाएगी तो आप ये देखें कि हमारे पास ऊपर क्या वैल्यूज़ लिखी हैं। और एक पॉइंट और स्टूडेंट, यहाँ पर हमें यूनिट के साथ साथ इसके फैक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करना है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वर्क डन होगा और किन की वजह से वर्क डन जीरो होगा। तो वो फैक्टर्स हमेशा मैंने आपको बताया कि आपके फॉर्मूले में मौजूद लेटर्स होते हैं, यानी फोर्स ना लग रही हो, अगर फोर्स जीरो हो जाए वर्क डन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए वर्क डन जीरो। तो ये 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास वर्क डन के। द यूनिट फॉर द वर्क इज जाउल, इसको याद रखिएगा। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन, डिस्टेंस का मतलब है स्टूडेंट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो इट्स मीन्स यूनिट इज मीटर, so it will become as joule is equal to Newton meter. So this is a unit of work. It means that the unit of work is joule and joule is equal to Newton meter. बट अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द यूनिट ऑफ वर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपके इस चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर का यूनिट, वर्क और वर्क का यूनिट। ये बोर्ड के पेपर में मोस्टली रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम जब बात करेंगे इसके यूनिट को डिफाइन करने की, तो फिर हम क्या करते हैं, हमेशा अपने इन वर्ड्स के साथ एक काउंटिंग डिजिट लगाते हैं, जस्ट लाइक दिस। दिस इज जाउल, दिस इज न्यूटन एंड दिस इज मीटर। नाउ हाउ कैन वी डिस्क्राइब इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वर्क, एफ एंड डी। स्टूडेंट इस कंपैरिजन को आपने याद रखना है, ये आपको डेफिनेशन याद करने में बहुत हेल्पफुल है। वी कैन सिंपली डिफाइन एज 1 joule is equal to 1 Newton meter, but how can we explain it? We simply describe it as when we apply a force of 1 Newton on an object of mass m, it displaces through 1 meter, then we said that the work done is of 1 joule. I'm going to repeat it. When we apply a force of 1 Newton on the object of mass m, it displaces through 1 meter, then we said the work done is 1 joule. So this is simply the definition of the unit of work, which is joule. इसी तरह 1 joule 1 न्यूटन मीटर के इक्वल है, लेकिन हम अपने इस यूनिट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट अगर हम इनकी वैल्यूज़ को बढ़ा दें तो इसके अलावा फर्दर हमारे पास यूनिट आता है 1 किलो जाउल, 1 मेगा जाउल। के की प्रीफिक्स जो है स्टूडेंट वो 3 zeros के इक्वल है, सो वी कैन राइट 1000 जाउल, और मेगा के लिए हम स्टूडेंट यूँ यूज़ करेंगे 6 zeros, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 lakh जाउल। सो ये हमारे पास कुछ फर्दर जो हैं वो इसके बिगर यूनिट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर सिंपली वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये आपका टॉपिक आज का क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।